फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मिंट बाय बायोस। बायोस का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा है। तो बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये बायोस कहलाता है। और ये बायोस जब आप सिस्टम को ऑन करते हो, जैसे ही आप सिस्टम को ऑन करते हो तो बायोस सेटिंग पे जाने के लिए या तो आप कंटिन्यू प्रेस करिए, डेल बटन प्रेस करिए कंटिन्यू, ओके, या फिर कुछ कंप्यूटर्स में उसकी सेटिंग रहती है शॉर्टकट की रहती है, कुछ में F2 रहती है और कुछ में F8 रहता है, ठीक है। तो ये बायोस सेटिंग पे जाने के लिए हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, इफ़ यू आर यूजिंग MS विंडोज़ एंड यूज़ अल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का यूज़ कर रहे हैं और अल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन दबाते हैं तो क्या होगा इससे? मतलब MS विंडोज मतलब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, जैसे कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं? ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम 7, ये विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये बोल रहा है कि अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ये 7 यूज़ कर रहे हैं, कोई भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप अल्ट बटन के साथ प्रिंट स्क्रीन दबाते हैं तो क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे एक शॉर्टकट की आपको बता देते हैं। अगर आप केवल प्रिंट स्क्रीन दबाते हैं, अगर आप कीबोर्ड से, यहाँ पे देखिए कीबोर्ड अगर आप ओपन करते हो, यहाँ पे देखिए ये कीबोर्ड हम आपको वर्चुअल कीबोर्ड दिखा देते हैं, ओके, ये वर्चुअल कीबोर्ड है। तो कीबोर्ड में आप देखेंगे कि इस तरह से प्रिंट स्क्रीन बटन रहती है। तो ये बोल रहा है कि अगर आप कंप्यूटर में प्रिंट स्क्रीन बटन दबाते हो तो क्या होता है? तो देखिए केवल अगर हम प्रिंट स्क्रीन दबा रहे हैं तो क्या होता है यहाँ पे देखिए, ठीक है ना। तो ये हम यहाँ पे प्रेस करते हैं, प्रिंट स्क्रीन बटन दबा दिया हमने अपने कीबोर्ड से, और आप यहाँ पे MS पेंट ओपन कर लीजिए, MS पेंट ओपन कर लीजिए, और MS पेंट ओपन करने के बाद इसको आप अगर पेस्ट करते हो, कॉपी करके पेस्ट करते हो, तो आप ये देखोगे कि पूरी स्क्रीन क्या हो जाता है? प्रिंट हो जाता है। पूरे स्क्रीन का स्क्रीन क्या हो जाता है? प्रिंट, स्क्रीनशॉट आ जाता है। स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम प्रिंट स्क्रीन यूज कर सकते हैं। लेकिन ये बोल रहा है कि अगर आप अल्ट बटन दबा करके प्रिंट स्क्रीन करते हो तब क्या होता है? तो देखिए हम अगर यहाँ पर कोई भी विंडो एक छोटी सी ओपन कर लेते हैं और अल्ट बटन दबा करके प्रिंट स्क्रीन करते हैं, और फिर हम यहाँ पर किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं, और किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप अल्ट कंट्रोल भी करिएगा, पेस्ट करिएगा, तब क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे अगर हम पेस्ट करते हैं, कंट्रोल भी हमने कर दिया, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर पूरा स्क्रीन नहीं आया है, केवल क्या आया है? यहाँ पर ये वाला जो स्टार्ट मेनू था, तो स्टार्ट मेनू का यहाँ पे स्क्रीन प्रिंट होकर के आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर अल्ट के साथ प्रिंट स्क्रीन दबाते हो, मतलब अल्ट बटन के साथ प्रिंट स्क्रीन दबाते हो, तो क्या होता है? टास्किंग ए स्क्रीनशॉट, यानी टेकिंग ए स्क्रीनशॉट तो होता है, यानी कि स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। लेकिन स्क्रीनशॉट तो हम प्रिंट स्क्रीन से भी ले सकते हैं, केवल हम प्रिंट स्क्रीन से भी ले सकते हैं, और अल्ट प्रिंट स्क्रीन से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों में अंतर क्या है? तो देखिए केवल अगर आप प्रिंट स्क्रीन करते हो तो क्या होता है? होल, यानी कि संपूर्ण स्क्रीन प्रिंट आउट में आ जाता है, स्क्रीनशॉट आ जाता है। लेकिन अगर आप अल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन करते हो, अगर कोई भी आप मेनू ओपन किए हो, कोई छोटी विंडो ओपन किए हैं, ठीक है, तब वो उसका प्रिंट केवल उसी बस का आएगा, पूरे का स्क्रीनशॉट नहीं आता है। तो यहाँ पे पूरा ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है टेकिंग ए स्क्रीनशॉट। तो सिंपली आप लगा दो इसका कि टेकिंग ए स्क्रीनशॉट एक स्क्रीनशॉट लेने के लिए यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? अल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन का। ओके, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये वही क्वेश्चन हिंदी में था कि अगर आप MS विंडो का उपयोग कर रहे हैं
तो अल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन का उपयोग करते समय उपयोग क्या करेंगे या किस काम के लिए करेंगे, तो एक स्क्रीनशॉट लेने के लिए करते हैं। याद रहे कि हमने बताया है कि केवल प्रिंट स्क्रीन करेंगे फिर भी आप स्क्रीनशॉट ले पाएंगे, और अल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन दोनों के एक साथ करेंगे तो जो आप विंडो ओपन किए हैं और उसका सब मेनू अगर आपने ओपन किया हुआ है तो केवल उसी मेनू बस का आता है, क्या यूज करके, अल्ट प्रिंट स्क्रीन करके। ओके, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम राइट आंसर क्या समझेंगे, एक स्क्रीन शॉट लेने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू आर यूज कंट्रोल प्लस ESC यू विल बी, अगर आप कंट्रोल प्लस ESC प्रेस करते हैं तब क्या होता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस अगर आप ESC मतलब होता है स्केप, ESC मतलब क्या होता है, स्केप मतलब देखो अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं स्टार्ट मेनू, अगर आप स्केप बटन दबा देंगे कीबोर्ड से, देखिए कीबोर्ड में यहाँ पे देखिए बटन है, स्केप बटन रहता है। ठीक है, ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे हम ऑन कर रहे हैं, OSK यानी कि ऑन स्क्रीन की हम यहाँ पे ऑन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप ये मेनू आपने ओपन कर दिया, अगर आप ESC प्रेस करते हो तो वो मेनू क्या हो जाता है, हट जाता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये कर रहा है कि अगर आप कंट्रोल प्लस ESC प्रेस करते हो तब क्या होता है। तो यहाँ पर कंट्रोल प्लस ESC करने से क्या होता है, ये देखिए कंट्रोल दबाया और हमने स्केप बटन दबा दिया तो क्या ओपन हो गया, यहाँ पे देखिए यहाँ पर ओपन हो गया, स्टार्ट मेनू ओपन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्रिंग अप द विंडो स्टार्ट मेनू, यानी कि विंडो का स्टार्ट मेनू लाने के लिए हम कंट्रोल प्लस ESC प्रेस करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। हेलो, आवाज आ रही है, आवाज कट के आ रही है, अच्छा अच्छी आ रही है, अच्छा किसी को आवाज़ कट के आ रही, किसी को सही आ रही। जिनको आवाज़ कट करके आ रही है तो हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो, तो उसको आप रिज्वाइन कर लीजिए, है ना, माइक्रोसॉफ्ट टीम में लॉग आउट होकर के फिर रिज्वाइन कर लीजिए, हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने स्टार्ट पे क्लिक किया तो स्टार्ट मेनू ओपन हो जाता है, और यहाँ पर अगर आप कंट्रोल प्लस ESC प्रेस करेंगे तो फिर भी क्या होता है, स्टार्ट मेनू ऑन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वही क्वेश्चन हिंदी से पूछ रहा है, यदि आप कंट्रोल प्लस ESC प्रेस करते हैं तो क्या होता है, तो स्टार्ट मेनू ऑन होता है। ठीक है, ये वही क्वेश्चन इंग्लिश का हिंदी वर्जन है। ओके, अगला क्वेश्चन, MICR का फुल फॉर्म क्या होता है, MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MICR का यूज होता है बैंक वगैरह में जो चेक होता है। ठीक है, बैंक में जो चेक होते हैं, चेक में जो नंबर लिखे होते हैं उस नंबर को रीड करने के लिए MICR का यूज होता है। अगर आप चेक में देखा होगा आपने तो नंबर कुछ लिखे होते हैं नीचे साइड, ठीक है, उस नंबर को रीड करने के लिए MICR बैंकों में यूज होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेता है कि MICR का यूज कहाँ होता है। ठीक है, तो MICR का यूज कहाँ करते हैं, बैंक में सामान्यतः यूज होता है। ठीक है, MICR का पूर्ण रूप क्या बताया, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए माइक्रो प्रोसेसर इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ, यानी कि एक माइक्रो प्रोसेसर यानी कि जो CPU होता है, CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो एक माइक्रो प्रोसेसर किससे मिलके बना होता है, मिलियंस ऑफ किससे मिलके बना होता है, जिसमें लाखों क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी वर्जन क्वेश्चन देख सकते हैं आप कि एक माइक्रो प्रोसेसर लाखों किससे बना होता है, ट्रांजिस्टर से मिलकर बना होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्टर, मतलब कि जो CPU होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, तो उस लाखों ट्रांजिस्टर्स से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है, लाखों ट्रांजिस्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मदरबोर्ड, मदरबोर्ड क्या होता है। ठीक है, तो मदरबोर्ड क्या होता है,
इट अ प्लेस वेयर द CPU, मेमोरी एंड अदर डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद द कंप्यूटर। मतलब कि मदरबोर्ड एक प्लेस होता है, ठीक है, जहाँ पर क्या होता है कि CPU, जहाँ पर CPU और रैम और अदर डिवाइसेस क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, उसको कहा जाता है मदरबोर्ड कहा जाता है। तो मदरबोर्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, मदरबोर्ड के अंदर CPU लगा होता है, मेमोरी यानी कि रैम वगैरह लगा होता है, मेमोरी कह सकते हो एक शब्द में, और अदर डिवाइसेस यानी कि अन्य प्रकार के डिवाइसेस एक साथ कंबाइंड लगे होते हैं, उसको कहते हैं क्या, मदरबोर्ड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मदरबोर्ड। तो यहाँ पर मदरबोर्ड क्या होता है, व्हाट इज मदरबोर्ड? मदरबोर्ड यह एक जगह है जहाँ पर CPU लगा होता है, मेमोरी भी लगी होती है, और अदर प्रकार के डिवाइसेस एक साथ क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं, उसको हम मदरबोर्ड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंप्राइज ओनली इनपुट डिवाइस? मतलब निम्नलिखित समूहों में से किसमें सिर्फ इनपुट डिवाइस शामिल है? मतलब इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से पहचानना है कि केवल किसमें इनपुट डिवाइस है। देखिए यहाँ पर जो कीबोर्ड है ये भी इनपुट डिवाइस है, और स्कैनर भी, जिससे आप दस्तावेज डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हो, वो भी इनपुट डिवाइस है, ठीक है, और माउस भी आपका इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनपुट डिवाइस निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इनपुट डिवाइस इसमें से कीबोर्ड भी है, स्कैनर भी है, माउस भी है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3rd नंबर हो जाएगा, ठीक है। यही पूछ रहा है कि इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं। तो इनपुट डिवाइस इसमें से कीबोर्ड, स्कैनर, माउस। देखिए बाकी में देखिए कुछ में इनपुट भी दिया है, कुछ में आउटपुट दिया है। देखिए जैसे प्रिंटर आउटपुट हो गया, स्कैनर इनपुट हो गया, ये भी इनपुट हो गया। तो ये क्वेश्चन तो गलत हो गया, क्योंकि आंसर गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे केवल इनपुट पूछ रहा है ना। तो केवल इनपुट कौन है, कीबोर्ड भी इनपुट है, स्कैनर भी इनपुट है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। Which among the following is faster? Which among the following is faster? यानी कि जो यस रैम और डी रैम, दरअसल ये दोनों क्या हैं, यहाँ पे यस रैम डी रैम क्या है। तो ये जो यस रैम और डी रैम है, ये दोनों RAM, मतलब कि रैम के दोनों ये प्रकार हैं। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रैम क्या होता है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम मेमोरी में डाटा तब तक रहता है, रैम मेमोरी में डाटा तब तक रहता है जब तक कंप्यूटर क्या है, ऑन है, तभी तक रैम में डाटा स्टोर रहता है। और जैसे ही सिस्टम अगर मान लीजिए बंद होता है, अगर सिस्टम क्या होता है, बंद होता है, तब रैम का डाटा क्या हो जाता है, रिमूव होता है, हट जाता है। ओके, समझा गया। और रैम के 2 प्रकार होते हैं, रैम 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है यस रैम और दूसरा होता है डायनेमिक रैम। यस रैम के मतलब क्या होता है, यस रैम स्टैटिक रैम, और डी रैम मतलब क्या होता है, डायनेमिक रैम। तो इसमें यह पूछ रहा है कि दोनों में से कौन सा तेज होता है। तो दोनों में से तेज कौन सा होता है, यहाँ पे दोनों में से यस रैम तेज होता है, क्योंकि यस रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि यस रैम फास्टेस्ट होता है, तेज होता है। ओके, तो हम आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, दिखाएंगे, जिसमें से यस रैम और डी रैम दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है। बाकी यहाँ पे पूछ रहा है कि फास्टेस्ट कौन होता है, सबसे तेज कौन सा होता है। तो सबसे तेज होता है यस रैम, यानी कि स्टैटिक रैम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज रिक्वायर्ड टू बी रिफ्रेश्ड? यानी कि जो 2 रैम दिया है, रैम दिया है, रोम दिया है ना, तो किसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। ओके, तो आगे हम ये बता रहे थे कि जो रैम होता है, रैम 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्टैटिक रैम और दूसरा यस रैम। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि कौन सी मेमोरी को रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है, बार बार उसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। तो जो डायनेमिक रैम है,
डायनेमिक रैम क्या होती है, इसको हमें बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। और सबसे तेज कौन सी होती है, सबसे जो तेज रैम होती है वो यस रैम होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। ठीक है, इसके बाद रिफ्रेश करने की आवश्यकता किस मेमोरी को पड़ती है, डी रैम यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद अ कंप्यूटर वायरस दैट एक्टिवली अटैक्स एन एंटीवायरस प्रोग्राम इन एन एफर्ट टू प्रिवेंट डिटेक्शन इज, वह कंप्यूटर वायरस है जो पहचाने जाने से बचने के लिए सक्रिय रूप से एंटीवायरस प्रोग्राम पर अटैक करता है। तो एंटीवायरस प्रोग्राम पे जो अटैक करता है उस प्रोग्राम का नाम क्या होता है, वो प्रोग्राम जो है रेट्रोवायरस। ठीक है, ये रेट्रोवायरस क्या करता है कि एंटीवायरस पे भी अटैक करता है। ठीक है, रेट्रोवायरस मतलब कि तो बहुत खतरनाक है जब वायरस एंटीवायरस पे भी अटैक करता है, रेट्रोवायरस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट। इनमें से आपको एक विषम पहचानना है कि विषम कौन सा इसमें है। देखिए, जो यस रैम है और डी रैम है, ये दोनों किसके प्रकार हैं, रैम के प्रकार हैं। ये दोनों यस रैम और डी रैम दोनों रैम के प्रकार हैं। यानी कि जो रैम होता है आपका ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। ठीक है, लेकिन जो हार्ड डिस्क मेमोरी होती है, जो हार्ड डिस्क होता है, ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है और ये परमानेंट मेमोरी होता है। क्या होता है, परमानेंट होता है। यानी कि हार्ड डिस्क में अगर आपने डाटा कोई सेव करके एक बार रख दिया तो वो परमानेंट रहेगा जब तक उसको आप हटाओगे नहीं। और हमने क्या बताया, रैम टेम्परेरी होता है और रैम में डाटा तब तक रहता है जब तक सिस्टम ऑन रहता है। जिससे जैसे ही सिस्टम क्या होता है, बंद हो जाता है, तो रैम से डाटा फ्लश हो जाता है, हट जाता है। तो इनमें से अलग कौन है, हार्ड डिस्क ही अलग है, क्योंकि हार्ड डिस्क क्या है, परमानेंट है, बाकी ये टेम्परेरी है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, वही हिंदी वर्जन दिया उसका कि निम्नलिखित में से आप यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से भिन्न पहचानना है, भिन्न कौन है। तो भिन्न कौन सा है, हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क सेकेंडरी है यानी कि परमानेंट स्टोरेज है, जबकि ये टेम्परेरी है। ये तीनों क्या है, टेम्परेरी हैं। ठीक है, इसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हैं इनमें से आपको फॉल्स पहचानना है। ठीक है, तो इसमें से गलत कौन सा है, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो देखिए यहाँ पर फॉल्स कौन सा है, तो पहले ट्रू देखते हैं कि इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रैम कैन बी चेंज बाई ओवर राइटिंग। मतलब कि अगर रैम में कोई डाटा आपने स्टोर करके रखा हुआ है, अगर आप उस डाटा को ओवर राइट करना चाहते हो, ठीक है, ओवर राइट करना चाहते हो, दोबारा उस पर कुछ लिखना चाहते हो, तो रैम का यूज कर सकते हो। ये भी क्या है, ये सत्य है। आपको ढूंढना क्या है, असत्य ढूंढना है। अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया है कि इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रोम कैन नॉट बी चेंज बाई ओवर राइटिंग। यानी कि जो रोम होता है, तो रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। यानी कि रोम में अगर आपने एक बार डाटा क्या डाल दिया, एक बार डाटा अगर आपने उसमें कॉपी कर दिया, राइट कर दिया, तो दोबारा इस पे आप ओवर राइट नहीं कर सकते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सीडी, जो सीडी होती है, ठीक है, सीडी रोम जो सीडी होती है, अगर ये रीड ओनली है, ठीक है, तो अगर आपने डाटा केवल एक बार इसमें इंस्टॉल कर दिया, डाटा आपने कॉपी कर दिया, ठीक है, तो उसमें दोबारा आप ओवर राइट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी सत्य है। यानी कि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन सत्य है। हमें क्या ढूंढना है, असत्य, फॉल्स ढूंढना है। फिर इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड इन एनी लोकेशन ऑफ रैम। यानी कि रैम में हम इंफॉर्मेशन को किसी भी लोकेशन में जोड़ सकते हैं। चूंकि जो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी कि जैसे मान लीजिए कि ये रैम का मेमोरी है, ये रैम मेमोरी है, और रैम मेमोरी में आप क्या कर रहे हो, इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हो, और रैम में कई ब्लॉक बने हैं। ठीक है, तो आप रैम जो होता है, तो उसमें आप इंफॉर्मेशन को किसी भी लोकेशन में आप इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो। किसी भी ब्लॉक में, किसी भी सेक्टर में आप इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो। ये भी सत्य है, ठीक है, रैम के संदर्भ में। और यहाँ पे चौथा ऑप्शन दिया है, कंप्यूटर मेन मेमोरी कैन बी एक्सेस्ड बाय
सिक्वेंसली, यानी कि जो कंप्यूटर का मेन मेमोरी है उसको हम सिक्वेंसली एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये गलत है, मतलब कंप्यूटर मेमोरी तक केवल क्रमिक रूप से पहुंच सकते हैं। क्या बोल रहा है, जैसे हमने बताया कि कंप्यूटर के यानी कि जो अगर प्राइमरी मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी जो है तो हम किसी भी सीक्वेंस में पहुंच सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे डाटा नंबर 1 है, लोकेशन नंबर 1, लोकेशन नंबर 2, लोकेशन नंबर 3 है। आप लोकेशन नंबर आप जाना चाहते हो 3 पे जाना चाहते हो तो आप 3 पे डायरेक्ट पहुंच सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप पहले 1 पे आओ फिर 2 पे आओ फिर 3 पे जाओ, नहीं, आप रेंडमली, इसीलिए इसका नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रेंडमली आप कहीं भी किसी भी लोकेशन पे जा सकते हो, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है कि आप केवल सीक्वेंस से जा सकते हैं रैम में, नहीं, हम सीक्वेंस में नहीं बल्कि हम रेंडमली कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी लोकेशन को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया जो आंसर है ये क्या है, फॉल्स है। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको फॉल्स ढूंढना है, तो फॉल्स यही चौथा नंबर है, ठीक है। तो यानी कि कंप्यूटर मुख्य मेमोरी तक केवल क्रमिक रूप से यानी कि सीक्वेंस रूप से ही पहुंचा जा सकता है, जबकि ऐसा नहीं है, हम रेंडमली पहुंच सकते हैं, किसी भी सीक्वेंस में पहुंच सकते हैं, किसी भी लोकेशन पे पहुंच सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा 4 नंबर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस डब्लू। कंट्रोल प्लस डब्लू का यूज क्या होता है, तो यहां पर कंट्रोल प्लस डब्लू का यूज होता है क्लोजिंग ए विंडो, कोई भी विंडो को बंद करने के लिए, ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपने ये कोई भी विंडो ओपन करके रखा हुआ है, ये एमएस वर्ड का विंडो खुला हुआ है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे कंट्रोल प्लस डब्लू प्रेस करते हैं, देखिए कंट्रोल प्लस डब्लू बंद किया ना हमने, तो अभी ये पूरा प्रोग्राम नहीं बंद हुआ है कि पूरा प्रोग्राम बंद हो जाएगा। क्लोजिंग ए विंडो, जो फाइल्स की विंडो खुली हुई थी वो बंद हुआ है, ठीक है। और हम पूरा प्रोग्राम अगर बंद करना चाहते हैं तब हम अल्ट प्लस या 4 प्रेस करेंगे। देखिए दोनों में अंतर है, ठीक है। अगर आप अल्ट ALT, ओके, अल्ट प्लस, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर हम अल्ट प्लस या 4 प्रेस करते हैं, अल्ट प्लस या 4 प्रेस करते हैं तो इससे क्या होता है, होल प्रोग्राम, अल्ट प्लस या 4 से पूरी फाइल्स पूरा प्रोग्राम बंद होता है। लेकिन कंट्रोल प्लस डब्लू से केवल संबंधित प्रोग्राम का विंडो बंद होता है, ठीक है। जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया, देखिए यहाँ पे हमने फिर से ओपन किया, एमएस वर्ड ओपन करके आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे हम अगर कंट्रोल प्लस डब्लू करेंगे, ये देखिए ये अपनी फाइल एमएस वर्ड खुला हुआ है, ठीक है, ये एमएस वर्ड खुला हुआ है। अगर हम यहाँ पे कंट्रोल प्लस डब्लू करेंगे तो क्या होगा, केवल ये विंडो बंद हुई है, ठीक है, ये केवल यहाँ पर ये विंडो बंद हुई, जबकि प्रोग्राम एमएस वर्ड पूरा नहीं बंद हुआ है। पूरा प्रोग्राम पूरा सॉफ्टवेयर बंद करना हो तब अल्ट प्लस या 4 प्रेस करते हैं ना, तो ये अंतर है, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल प्लस डब्लू के समान ही एक शॉर्टकट की और है जो कि सेम काम करता है, कंट्रोल प्लस डब्लू जैसा ही काम करता है, तो उसका नाम है कंट्रोल प्लस या 4, कंट्रोल प्लस या 4, ठीक है। तो चाहे आप कंट्रोल प्लस डब्लू का यूज करो और चाहे आप कंट्रोल प्लस या 4 का यूज करो, ठीक है, दोनों का वर्क सेम है। बशर्ते अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि कंट्रोल प्लस डब्लू से क्या होता है, कंट्रोल प्लस या डब्लू से क्या होता है, तो अगर क्वेश्चन बदल देता है तो आंसर यही होगा कि क्लोज ए विंडो, क्योंकि दोनों का काम सेम है, ठीक है ना। इतना याद रखना पड़ेगा आपको, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा, कंट्रोल प्लस या 4 का यूज हम आपको दिखा देते हैं, प्रैक्टिकली भी दिखा देंगे, क्योंकि जब हमने कंट्रोल प्लस डब्लू का दिखाया तो कंट्रोल प्लस या 4 का भी दिखा देते हैं। ये एमएस वर्ड ओपन कर लेते हैं हम, और देखिए कंट्रोल प्लस डब्लू किया था तो ये विंडो बंद हुई थी, कंट्रोल प्लस डब्लू किया था तो ये विंडो बंद हुई थी। अगर हम यहाँ पे कंट्रोल प्लस या 4 प्रेस करते हैं तो फिर भी ये विंडो बंद हो जाती है, यानी कि दोनों का काम सेम है, दोनों का वर्क सेम है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हाँ, ये हिंदी से क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस डब्लू का यूज किस लिए करते हैं, तो एक विंडो बंद करने के लिए हम कंट्रोल प्लस डब्लू का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ यू आर वार्म बूटिंग देन यू आर
अगर आप वार्म बूटिंग कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। देखिए कंप्यूटर में बूटिंग चीज़ क्या होती है, पहले बूटिंग को हमें समझना पड़ेगा कि बूटिंग है क्या। तो बूटिंग क्या होती है, बूटिंग इज अ प्रोसेस, बूटिंग एक प्रोसेस होती है। किसकी प्रोसेस होती है, लोडिंग प्रोग्राम ऑन मेमोरी, कंप्यूटर के मेमोरी में प्रोग्राम का लोड होना बूटिंग कहलाता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे ही सिस्टम अगर बंद है उसको आप चालू करते हो तो सामने डेस्कटॉप स्क्रीन सामने नहीं आ जाता, बल्कि कुछ प्रोसेस चलता है और वो टाइम लगाता है। ठीक है, तो वो टाइम क्यों लगाता है, टाइम इसलिए लगाता है क्योंकि उस समय क्या हो रहा होता है कि जो प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, मेमोरी में लोड होता है, और इसी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर का मेमोरी में लोड होना को क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। और कंप्यूटर में बूटिंग दो प्रकार होते हैं, कंप्यूटर में बूटिंग दो प्रकार होते हैं। पहला होता है कोल्ड बूटिंग, पहला क्या होता है, कोल्ड बूटिंग। ठीक है, कोल्ड बूटिंग, और दूसरा वार्म बूटिंग। ठीक है, कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग को और भी नाम कहते हैं, इसको बोलते हैं कोल्ड को हार्ड बूटिंग, कोल्ड बूटिंग को हम हार्ड बूटिंग भी कहते हैं, और यहां पर वार्म बूटिंग को हम सॉफ्ट, वार्म बूटिंग को हम सॉफ्ट बूटिंग भी कहते हैं। ठीक है ना। तो जब आपका सिस्टम पहले से ही बंद है, उसको अगर आप चालू करना चाहोगे तो कोई बटन दबाओगे, मतलब हार्डवेयर दबाओगे, तो उसको क्या बोलते हैं, हार्ड बूटिंग या कोल्ड बूटिंग। जब आपका सिस्टम बंद पड़ा रहे, ठंडा पड़ा रहे, जब उसको आप चालू करते हो उसको हम कहते हैं कोल्ड बूटिंग या हार्ड बूटिंग कहते हैं। दोनों नाम याद रखना जरूरी है क्योंकि दोनों में से कोई भी नाम पूछता है। ठीक है, और यहाँ पे सॉफ्ट बूटिंग या यहाँ पर वार्म बूटिंग को क्या कहते हैं, सॉफ्ट या वार्म बूटिंग को हम क्या कहते हैं, जब सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं, अगर सिस्टम हमारा पहले चालू है उसको हम दोबारा से क्या करते हैं, रीस्टार्ट, फिर से चालू करते हैं, उसको हम वार्म बूटिंग या सॉफ्ट बूटिंग कहते हैं। अब देखिए यहां पर बूटिंग का मतलब पूछ रहा है, बूटिंग क्या होता है। इफ यू आर वार्म बूटिंग, अगर आप वार्म बूटिंग कर रहे हो तो इसका मतलब क्या होता है, तो रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर व्हेन इट इज ऑलरेडी ऑन, जब आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हो, जब पहले से ही वो चालू है, तब उसको हम कहते हैं वार्म बूटिंग कहते हैं। ओके, हिंदी से क्वेश्चन देख सकते हैं इसका कि यदि आप वार्म बूटिंग कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं, तो वार्म बूटिंग का मतलब होता है सिस्टम को अगर पहले से ही ऑन रहे, सिस्टम को पहले से ही अगर सिस्टम चालू है उसको फिर से चालू करना, रीस्टार्ट करना वार्म बूटिंग कहलाता है। ओके, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है, अब आ रही है, हेलो, अब आ रही है आवाज, ओके ओके। तो देखिए यहां पे क्वेश्चन है कि द ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड डाटा दैट द कंप्यूटर इज करेंटली यूजिंग आर स्टोर्ड इन, मतलब जब आप सिस्टम को यूज कर रहे होते हो तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम को भी यूज करोगे, उसके अंदर के सॉफ्टवेयर को भी यूज करोगे, उसके अंदर के डाटा को भी यूज करेंगे। तो जो ये आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, और जो कंप्यूटर में सिस्टम में या मोबाइल सिस्टम में आप डाटा या सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, वर्तमान समय का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, डाटा है, ये किस जगह पे स्टोर रहते हैं, तो ये कहाँ स्टोर रहते हैं, रैम में स्टोर रहते हैं। इसीलिए आपके कंप्यूटर सिस्टम का या मोबाइल सिस्टम का रैम जितना ज़्यादा होगा, आपका जो वर्क है उतना ही फास्ट होता है, क्योंकि करंट का जो डाटा होता है, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो कोई भी सॉफ्टवेयर हो, चाहे डाटा हो, करंटली आप जब वर्क करते हो तो वो रैम में ही स्टोर रहता है। इसीलिए क्या डिपेंड करता है, रैम या कम या अधिक होना स्पीड पे मैटर करता है, स्पीड कम अधिक हो सकता है। ठीक है, अगर ज़्यादा रैम है तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी स्पीड रहेगी, अगर रैम कम है तो स्पीड कम रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि अगर आप कोई भी सिस्टम चलाते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी, सॉफ्टवेयर भी और डाटा भी यूज़ करते हैं, तो
वर्तमान समय में स्टोर कहाँ रहता है, तो कहाँ स्टोर रहता है, रैम में स्टोर रहता है। इसी का हिंदी क्वेश्चन देखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर और डाटा जिसका कंप्यूटर वर्तमान में उपयोग कर रहा होता है वो कहाँ स्टोर होता है, तो कहाँ स्टोर होता है, वो रैम में स्टोर होता है। और रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हम आपको बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, 15 क्वेश्चन हो गए हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट ए टाइम इज कॉल्ड। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के उस गुण को आप क्या कहेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के उस गुण को आप क्या कहेंगे जो एक समय में कई सारे एप्लीकेशन को एक साथ चला सकता है, कई सारे ऐप्स को, कई एप्लीकेशन को एक साथ चला सकता है। उस ऑपरेटिंग सिस्टम के गुण को आप क्या कहेंगे, तो हम क्या कहेंगे, मल्टीटास्किंग। मल्टी यानी कि एक से अधिक, टास्क यानी कार्य। अगर एक से अधिक कार्य आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है तो इसका मतलब वो है कि ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, इसी का हिंदी में क्वेश्चन देख सकते हैं आप कि एक ही समय में एक से अधिक एप्लीकेशन को चलाने की क्षमता को क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं मल्टीटास्किंग। एक से अधिक कार्य करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को हम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि लाइनेक्स क्या है, तो लाइनेक्स दरअसल एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जिस तरह से आपका मोबाइल के लिए एंड्रॉयड है और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम पीसी के लिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ 7, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 8, 10 ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसी तरह से लाइनेक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसका जो आविष्कार है तो लुनस टॉरवर्ड के द्वारा 1991 में किया गया था। ठीक है ना। तो ये जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये है मल्टी यूज़र, यानी कि एक समय में कई सारे यूज़र काम कर सकते हैं, मतलब कि ये मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है और मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो यानी कि जो लाइनेक्स है तो मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अभी याद देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन ने पूछा था कि मल्टी टास्किंग यानी कि एक से अधिक एप्लीकेशन को चलाने वाली क्षमता को ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत जो होती है उसको क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर एग्जाम्पल पूछता है कि जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है और साथ में मल्टीटास्किंग भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, Which of the following is not a DOS कमांड। निम्नलिखित में से कौन सा DOS कमांड नहीं है, तो देखिए DOS कमांड कॉपी कमांड है, यानी कि DOS में जो कॉपी कमांड होती है ये इंटरनल प्रकार की कमांड है। DOS में दो प्रकार के कमांड होते हैं, एक्सटर्नल कमांड और दूसरा एक्सटर्नल कमांड। तो इंटरनल कमांड में आपके ये सभी कमांड आते हैं जैसे कि कॉपी कमांड, डेट कमांड और डेल कमांड, ये सभी कमांड हैं। ठीक है ना, ये सभी किस प्रकार के डॉस कमांड हैं, ये डॉस के सभी इंटरनल प्रकार के कमांड हैं, ये सभी डॉस के इंटरनल कमांड हैं। और ये कट कमांड नहीं होता, डॉस में कट कमांड नहीं होता है। जैसे यहाँ पे कॉपी करने के लिए कॉपी कमांड होता है यूज, तो कट करने के लिए कौन सी कमांड होगी, तो कट करने के लिए आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि भाई जब कॉपी होता है तो कट तो होना चाहिए, लेकिन कॉपी कमांड कॉपी करने के लिए होता है और कट करने के लिए डॉस में कमांड होती है एक्स कॉपी होती है। कौन सी कमांड होती है, एक्स कॉपी। ठीक है, और एक्स कॉपी कमांड का यूज होता है फाइल्स को कट करने के काम आता है। कट कमांड नहीं होती है बल्कि कट जैसा ही काम करने के लिए,
एक्स कॉपी कमांड होती है, और डॉस में जो एक्स कॉपी कमांड होती है ये होती है एक्सटर्नल कमांड होती है। कौन सी कमांड होती है? एक्सटर्नल कमांड होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डॉस कमांड। डॉस कमांड इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए, कॉपी कमांड होता है कॉपी करने के लिए फाइल्स को, डेट कमांड होता है डेट वर्तमान सिस्टम का डेट देखने के लिए, बदलने के लिए, और डेल कमांड होता है फाइल्स को डिलीट करने के लिए। लेकिन कट कमांड तो होता ही नहीं है, बल्कि होता है एक्स कॉपी कमांड होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा कट हो जाएगा, क्योंकि कट नहीं होता है। यही पूछ रहा है कौन सा नहीं होता है, कट नहीं होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, ये हिंदी से क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा डॉस कमांड नहीं है? डॉस कमांड नहीं है तो कौन सा नहीं है? हिंदी में पूछ रहा है, कट कमांड डॉस का कमांड नहीं है। हेलो, दिखाई दे रहा है स्क्रीन? क्या दिखाई दे रहा है? ओके ओके ओके। हाँ, एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कैन डू मल्टीटास्किंग मीन्स, मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम, अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? वह सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को ऑपरेट करने का काम करता है उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कार्य होते हैं तो क्या होते हैं? मल्टीटास्किंग, यानी कि मल्टीटास्किंग और पेरिफेरल डिवाइसेस जो होते हैं, हार्डवेयर्स होते हैं, उनको सपोर्ट करना, ठीक है, ये उनके कुछ कार्य होते हैं। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कैन डू मल्टीटास्किंग मीन्स दैट, यानी कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक से अधिक कार्य, मतलब मल्टीटास्किंग मतलब होता है एक से अधिक कार्य करना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का वह गुण जो एक से अधिक कार्य करता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या है? तो सेवरल प्रोग्राम्स कैन बी ऑपरेटेड कॉन्करेंटली। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ प्रोग्राम्स जो हैं, मतलब कि एक से अधिक प्रोग्राम, कुछ प्रोग्राम एक साथ, कॉन्करेंटली मतलब क्या होता है? एक साथ रन करना, कॉन्करेंटली। यहां पर एक शब्द दिया गया है कॉन्करेंटली, मतलब होता है एक साथ रन करना, एक साथ चलना। तो कुछ प्रोग्राम एक साथ रन होते हैं, कई प्रोग्राम एक साथ रन होते हैं, जब उसको कहते हैं मल्टीटास्किंग काम करना, मल्टीटास्किंग। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीटास्क मतलब होता है कि एक समय में एक से अधिक कार्य साथ में एक साथ करना, ठीक है। इसका हिंदी क्वेश्चन देख लेते हैं आप। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम काम को कई सीपीयू के बीच विभाजित करता है, ये तो होगा नहीं। सेकंड वाला ये बता रहा है कि कई प्रोग्राम को एक साथ संचालित किया जा सकता है, कई प्रोग्राम को एक साथ चलाना, संचालित करना, ऑपरेट करना मल्टीटास्किंग कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। You just change Windows 95 in your computer to Windows XP. You have just. अगर आप Windows 98, ये क्या है? Windows 98 ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आप Windows 98 से आप अपने पीसी को कन्वर्ट करना चाहते हैं Windows XP में, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो आप क्या कर रहे हैं? अपग्रेड कर रहे हैं, अपग्रेड द ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप नया बना रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, उसके नेक्स्ट वाले फीचर में एक्सपी में कन्वर्ट कर रहे हैं, विंडोज एक्सपी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए विंडोज एक्सपी लिखा हुआ है। विंडोज एक्सपी में एक्सपी का मतलब क्या होता है? एक्सटेंसेबल प्रोग्रामिंग। एक्सपी का मतलब क्या होता है? एक्सटेंसेबल प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो यहाँ पे विंडोज 98 को आप कन्वर्ट कर रहे हो विंडोज एक्सपी में, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अपग्रेड द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा, हिंदी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की विंडोज 98 को एक्सपी के साथ बदलना क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड करना। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरियस एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन द विंडोज डेस्कटॉप। मतलब कि कुछ जो एप्लीकेशंस होते हैं और डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डेस्कटॉप पे कहाँ पे रिप्रेजेंट होते हैं, किस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, विभिन्न एप्लीकेशनों और डॉक्यूमेंट्स को विंडोज डेस्कटॉप पर किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मतलब कि अगर डेस्कटॉप पे कोई फाइल्स फोल्डर्स पड़े हुए हैं उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसको हम आइकॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, जैसे बर्ड का अगर फाइल है तो बर्ड का आइकॉन बन जाता है, अगर पीडीएफ की फाइल है तो पीडीएफ का आइकॉन बन जाता है, तो यानी कि आइकॉन से आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वन आउट। इनमें से आपको विषम पहचानना है, दोनों में से कौन से विषम है, दोनों में से कौन विषम है आपको यहाँ पे पहचानना है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया है नोटपैड दिया है और क्या दिया है, पेंट दिया है। पांचों में से आपको विषम पहचानना है, तो विषम कौन सा है, नोटपैड। नोटपैड क्या है, नोटपैड इज ए बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम। नोटपैड एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर होता है जिसमें आप टेक्स्ट लिख सकते हो, कोई भी क्या लिख सकते हो, टेक्स्ट हम लिख सकते हैं। ठीक है, कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं। एमएस वर्ड, एमएस वर्ड क्या होता है, तो एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर होता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, इसमें आप टेक्स्ट फाइल बना सकते हो। और ये वर्ड पैड क्या है, वर्ड पैड भी एक रिच टेक्स्ट एडिटर है, रिच टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसमें आप टेक्स्ट एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना कर रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पेंट क्या है, तो पेंट एक ग्राफिकल एडिटर है, ग्राफिक्स एडिटर है। कोई भी आप ग्राफिक्स, कोई भी डायग्राम एडिटिंग कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा देते हैं MS पेंट। ठीक है, ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट पेंट है। इसका यूज़ आप डायग्राम बनाने के लिए, पेंटिंग करने के लिए इसका काम कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये तो अलग हो गया, ये तीनों से अलग है। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा अलग है, तो कौन सा अलग है, पेंट अलग है। बाकी देखिए नोटपैड, तो नोटपैड में क्या करते हैं, नोटपैड में अगर हमें कोई इमेज बनाना हो, कोई डायग्राम बनाना हो, तो क्या हम बना सकते हैं कि हम टेक्स्ट कॉमन, तीनों में कॉमन क्या है, टेक्स्ट हम रख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये अलग है, इनमें हम टेक्स्ट फाइल बनाते हैं। लेकिन ये पेंट क्या है, MS पेंट, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, इससे हम कोई भी ग्राफिकल डायग्राम क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है हाँ, क्वेश्चन ये है कि यू आर ट्राइंग टू रिस्टार्ट द कंप्यूटर। अगर आप कंप्यूटर को फिर से चालू करने की कोशिश कर रहे हैं तो कौन सी बटन आपको दबाना पड़ेगा, कौन सी बटन आपको प्रेस करना पड़ेगा। तो हमें कौन सी बटन प्रेस करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट। ये रिबूट, सिस्टम को रिबूट करने की शॉर्टकट की, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है। ओके, अगर आप कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो किस कुंजी का आप यूज करेंगे, तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट बटन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देयर आर 10 फाइल्स इन अ फोल्डर which need to be selected together, which of the combination of the keys can you used। अगर आपके एक फोल्डर के अंदर, अगर आपके एक फोल्डर के अंदर कई सारी 10, मान लो 10 फाइलें हैं, 10 फाइलें हैं और सभी को आपको एक साथ सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस ए, और कंट्रोल प्लस ए मतलब होता है ऑल सेलेक्ट। ऑल सेलेक्ट के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, ऑल सेलेक्ट के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, ये हिंदी में लिखा हुआ है। अगर आपके पास एक फोल्डर है, उस फोल्डर में 10 फाइलें पड़ी हुई हैं, है ना, आपके पास एक फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर 10 फाइलें पड़ी हुई हैं, उन 10 फाइलों को अगर आपको एक साथ सेलेक्ट करना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस ए प्रेस करोगे आप। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द सॉफ्टवेयर यूज टू प्रिपेयरिंग टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट इज रिफर्स टू एज। अगर आप टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट का यूज करना चाहते हैं, अगर आप टेक्स्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं, यानी कि टेक्स्ट बेस्ड फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, तो क्या यूज करेंगे? वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, यानी कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जैसे कि आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर हो गया, और ओपन ऑफिस का राइटर भी एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। ओके, तो यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ड प्रोसेसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही हिंदी में क्वेश्चन क्या है? टेक्स्ट आधारित दस्तावेज यानी कि टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए आप वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। वर्ड प्रोसेसर यानी कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ओपन ऑफिस का भी आता है, ओपन ऑफिस राइटर, ठीक है। ये सभी वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर हैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि MS एक्सेल इज आइडल फॉर, यानी कि जो MS एक्सेल होता है इसका यूज किस लिए कर सकते हैं? तो ड्राइंग ए ग्राफ, अगर आपको कोई ग्राफ ड्रॉ करना है तो आप MS एक्सेल का यूज कर सकते हैं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। कैसे ड्रॉ होती है ग्राफ? देखिए, जैसे मान लीजिए हमने एक्सेल ओपन कर लिया, और यहाँ पे आप एक्सेल ओपन करके हम एक ड्रॉ करते हैं ग्राफ। जैसे कुछ यहाँ पे सिटीज़ का नाम डाल देता हूँ, रीवा, और इसका टेम्परेचर यहाँ पे सिटी और टेम्परेचर, ठीक है। सिटी कर दिया, और यहाँ पे हमने कर दिया टेम्परेचर, हमने कर दिया सिटी रीवा, इसका टेम्परेचर इतना, और जबलपुर टेम्परेचर कर दिया इतना, ठीक है, और भोपाल और टेम्परेचर कर दिया मान लो इतना, ठीक है। अब यहाँ पे इसका हमें क्या करना है? अगर ग्राफ बनाना है तो इंसर्ट में जा करके ये देखिए बहुत सारे ग्राफ्स होते हैं, जिस भी कैटेगरी ग्राफ चाहिए आपको, चार्ट यहाँ पे चाहिए, ग्राफ लगा सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दरअसल क्या होता है, यूज़ किस लिए? चार्ट बनाने के लिए होता है ना। एक्सेल का यूज़ किस लिए करते हैं? चार्ट बनाने के लिए, ठीक है, चार्ट बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम चार्ट बना सकते हैं। ये इंसर्ट पे जा करके पाई चार्ट, बार चार्ट, कॉलम चार्ट, कौन सा चार्ट चाहिए, तो इस तरह से हम चार्ट बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ड्रा ए चार्ट, ठीक है। चार्ट वगैरह बनाने के लिए आप एक्सेल का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, in MS Excel you are trying to make a graph using available data in spreadsheet। अगर आपको ग्राफ बनाना है तो क्या यूज करेंगे? चार्ट बनाने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए आप इंसर्ट टैब का यूज करेंगे, जैसा अभी हम इंसर्ट पे जा करके ग्राफ चार्ट इंसर्ट किया था, ठीक है। तो इंसर्ट टैब के अंतर्गत मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू हैव ए स्पाईवेयर इन योर कंप्यूटर, अगर आपके कंप्यूटर में एक स्पाईवेयर है तो क्या होता है, ठीक है ना। तो स्पाईवेयर क्या होता है? आपका कंप्यूटर कुछ कार्य को पूरा करने के लिए सामान्य से अधिक समय ले सकता है। स्पाईवेयर क्या होता है? स्पाईवेयर प्रोग्राम होते हैं जो कि अगर आपके, अच्छा स्पाईवेयर आते कहाँ से हैं? जब हम इंटरनेट चलाते हैं अपने सिस्टम पे तो स्पाईवेयर ऑटोमेटिक आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाते हैं, ठीक है। इसका फायदा, इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि आपके सिस्टम में अगर स्पाईवेयर अगर इंस्टॉल हो गया है, आ गया है, तो वो सामान्य स्थिति से अधिक समय लेता है काम करने के लिए, यानी कि टाइम टेकिंग ज़्यादा होता है, समय ज़्यादा लेता है काम करने, यानी कि आपका सिस्टम जो है स्लो हो जाता है। अगला ऑप्शन ये है कि आपका कंप्यूटर बार बार क्रैश हो सकता है। आपका सिस्टम क्या हो सकता है? क्रैश हो सकता है। जब वेब पर जुड़े हुए नहीं है तब भी आप पॉपअप विज्ञापन दे सकते हैं।
यानी कि अगर आपका नेट नहीं चल रहा है, वेब से जुड़े नहीं हुए होते हैं, फिर भी आपके ब्राउजर्स पे बार बार विज्ञापन ऐड रहते हैं, जुड़े रहते हैं, क्योंकि स्पाईवेयर ऐड रहते हैं। यानी कि ये सभी जो दोष हैं, तो किसके दोष हैं? ये तीनों ऊपर के दोष स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर के होते हैं। स्पाईवेयर एक भी और खतरनाक काम करता है कि स्पाईवेयर चोरी छुपे आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन को, गोपनीयता को भी भंग करता है, गोपनीयता को भी स्टोर करता रहता है बैक एंड में, ठीक है, वो स्पाईवेयर होता है। तो स्पाईवेयर के काफ़ी ये नुकसान है। तो जो तीनों यहाँ पे दिए हैं ना, स्पाईवेयर के क्या दिए हैं, इसके डिसएडवांटेज दिए हैं, कह सकते हैं कि स्पाईवेयर क्या क्या कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वन आउट, यानी कि चारों में से आपको एक विषम पहचानना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो आई लव यू है, ये क्या है? यहाँ पर एक ये क्या है? ये जो दिए गए हैं ये सभी क्या है? ये है वायरस, कंप्यूटर वायरस के नाम है, ठीक है। ये आई लव यू, ब्लॉस्टर, क्रीपर और हैप्पी बर्थडे, ये सभी कंप्यूटर के वायरस हैं, ठीक है। वायरस का प्रोग्राम होता है। तो वायरस को हटाने के लिए एंटीवायरस का यूज करते हैं। एंटीवायरस यूटिलिटी प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पर जो विषम है, तो विषम कौन सा है? पीपीटी। और पीपीटी क्या होता है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जिसमें आप बनाते हो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पीपीटी एक्स उसका एक्सटेंशन होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का। तो यहाँ पर चारों में से अलग कौन है? पीपीटी, क्योंकि पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, ठीक है। और बाकी के जो है आई लव यू और ब्लास्टर, क्रीपर, ये वायरस के नाम है। तो अलग कौन हुआ? पीपीटी अलग हुआ, ओके। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीपीटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आईबीएम, आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? आईबीएम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आईबीएम का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। आईबीएम हार्डवेयर बनाती है, जैसे कि चिप वगैरह, आपका ये प्रोसेसर वगैरह आईबीएम बनाती है, ठीक है। आईबीएम हार्डवेयर पे ज़्यादा वर्क करती है, ठीक है। तो आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है सर्वर्स आर कंप्यूटर दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर कनेक्टेड टू ए, यानी कि सर्वर कंप्यूटर वह होते हैं जो कि किससे जुड़े हुए अन्य कंप्यूटर को रिसोर्स उपलब्ध कराते हैं। तो किससे जुड़े होते हैं? नेटवर्क पे। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पे एक पीसी है, ठीक है। इस पीसी को आपने कनेक्ट किया है, बाकी पीसी से कनेक्ट कर दिया हुआ है। ये बाकी पीसी हैं, बाकी कंप्यूटर हैं, इन कंप्यूटर को आपने क्या कर दिया है? कनेक्ट कर दिया है। तो क्या कहते हैं उसको? नेटवर्क से जुड़े होंगे, यानी कि इसको आपने बना दिया सर्वर, और यहाँ सर्वर से डाटा आप क्लाइंट पे भेजोगे। तो जब तक नेटवर्किंग नहीं करोगे, नेटवर्क पे नहीं रहेंगे ये सिस्टम, तब तक हम सर्वर से डाटा इनको सेंड नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि जो सर्वर होता है, बाकी जो क्लाइंट्स होते हैं, तो आपस में जो एक पाथ होता है उसको हम क्या कहेंगे? नेटवर्किंग कहेंगे, ठीक है ना। तो नेटवर्किंग पे होना आवश्यक है, तभी क्लाइंट सर्वर पीसी आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो उनको हम क्या कहेंगे? नेटवर्क कहेंगे, ठीक है। ये सभी सिस्टम आपस में कनेक्टेड है, मतलब नेटवर्क पे होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है व्हेन यू सेंडिंग ईमेल a brief description of the email content can be included in the, अगर आप किसी को ईमेल भेजते हैं तो किसी विशेष सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देते हैं, उसको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए आपको किसी को ईमेल करना है, तो क्या लिखते हैं? टू, और टू के आगे क्या लिखते हैं? किसको भेजना है? जैसे कि जैसे xyz@gmail.com जिसको भेजना है। टू सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? उस टॉपिक का नाम क्या है जो आप भेजना चाहते हैं, यानी कि विषय वस्तु क्या है। तो उस यहाँ पे जो विषय वस्तु होता है वहाँ पे हम पूरा डिस्क्राइब करते हैं कि ये टॉपिक किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे, ओके। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, द डिजाइन ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्क आर्किटेक्चर। नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है? अगर कई सिस्टम आपस में लैन के माध्यम से या बैन के माध्यम से कैसे भी जुड़े हुए हैं, उनको हम क्या कहेंगे?
आर्किटेक्चर, इसी को हम कह सकते हैं टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, एक हम सेपरेट क्लास बताएंगे, उसमें आपको बताएंगे टोपोलॉजी क्या चीज़ें होती हैं। तो आपस में नेटवर्क के माध्यम से अगर सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, उसको हम आर्किटेक्चर या टोपोलॉजी कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्किटेक्चर। ओके, अगर यहाँ पे टोपोलॉजी होता ऑप्शन तो आप टोपोलॉजी भी कर सकते थे। ओके, क्योंकि टोपोलॉजी भी क्या होती है? डिजाइन ऑफ नेटवर्क होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइड सॉर्टर ऑप्शन ऑफ पावर पॉइंट इज अवेलेबल ऑन। जो स्लाइड सॉर्टर ऑप्शन होता है तो पावर पॉइंट में कहां पे दिखता है? व्यू ऑप्शन में स्लाइड सॉर्टर ऑप्शन आपको दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आज के क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में आपको हम डिस्कस करके बता देंगे 35 से आगे। ओके।